मित्रों, मैं संदेश अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोग ओशनिक करंट्स का इस समय अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बात की कि कैसे ओशनिक करंट्स बनती हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। प्रक्रियाएं तो बहुत हैं इनके निर्माण की, लेकिन हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रक्रियाओं पर बात की थी, जैसे पृथ्वी का घूमना और परमानेंट विंड्स का होना। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिससे करंट्स का फॉर्मेशन होता है। और करंट्स, स्ट्रीम, ड्रिफ्ट, ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका हम यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दावलियां हैं। तो उनमें आपस में क्या डिफरेंस है, कुछ इजी एग्जांपल्स की हम लोगों ने वहां पे बात की थी। छोटा सा वीडियो था वो, तो बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं करंट्स के बारे में। अब आज का वीडियो भी बहुत लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही अध्याय होगा। और हम लोग एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, वैसे तो ये मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग आज के इस अध्याय में क्या कम समय में पढ़ लेंगे इसके बारे में। कम समय में हम लोग इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग ये जो हमारी ओशनिक करंट्स होती हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर एक हम लिस्टिंग कर लेंगे अलग अलग ओशनिक करंट्स की, और वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जनरली जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि करंट्स के विषय में उनका नाम दिया रहता है और आपको बताना होता है कि ये किस ओशन की है, या ये कोल्ड है कि ये वार्म है। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही आप बहुत डिटेल में उसके निर्माण की प्रक्रिया को न जान रहे हो, लेकिन ठंडी है कि गर्म है, या किस ओशन की है, ये पता होना ज़्यादा उसमें ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इम्पैक्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ हेडलाइंस आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यापार पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है इससे, और बुरा। सबसे पहले व्यापार के क्षेत्र में अच्छी बात इसमें क्या होती है? अच्छी बात दोस्तों इसमें ये होती है व्यापार वाले में, कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका गल्फ स्ट्रीम है। अब आपको मैंने पहले वाले पार्ट में बताया था कि गल्फ स्ट्रीम कोई एक करंट नहीं है। वैसे तो ये करंट है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत ढेर सारी करंट्स अपने आप शामिल होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लोरिडा करंट है, एंटीलीज करंट है, फिर आगे चल के आपका इरबिंगर, रेनेल और ग्रीनलैंड करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये सब जो है इस एरिया में ये सब है। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन छोटी छोटी करंट्स हैं सारी की सारी। नॉर्वेजियन करंट नॉर्वे के पास में है, तो इन सभी का फॉर्मेशन इसी से होता है। तो ये सब भी गर्म है। जैसे आपका ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, ये भी गर्म है। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब आपका इस एरिया में पहुंचेगा यूरोप के, आप यहाँ पे तीर के माध्यम से देख रहे हैं, दिखाया गया है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो सिंपल सी बात है कि ये वार्म वाटर लेके आ रहा है, क्योंकि ये एक वार्म वाटर करंट है। अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इतनी हाई लैटिट्यूड पे है तो ये ठंडा होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम से ही बना हुआ है, उसी का पार्ट है, इसीलिए ये भी गर्म है। तो जब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इन एरियाज में पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे गर्म जल के आने से जो बंदरगाह बंद रहते हैं वो खुल जाते हैं। मतलब भाई बर्फ पिघल जाती है, तो जो व्यापार रुका हुआ था, क्योंकि जब बंदरगाह के पास बर्फ जमी रहेगी, जब पूरा एकदम फ्रीज रहेगा बिल्कुल वो एरिया, तो कोई व्यापार की बात ही नहीं है। लेकिन इन गर्म धाराओं के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह जो होते हैं वो पूरा साल भर खुले रहते हैं। तो एक तो ये बहुत ही अच्छा जो है प्रभाव व्यापार के दृष्टिकोण से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दूसरा जो अच्छा प्रभाव है वो मछली वाली बात, जो मत्स्य उत्पादन हो रहा है। तो अगर हम फिशिंग की बात करें, जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो इससे काफी ज्यादा प्रभावित होती है। अब जैसे ये जो गल्फ स्ट्रीम है, इस एरिया में जहाँ पे ये लेब्राडोर इधर से आ रही है, ये गल्फ स्ट्रीम इधर से जा रही है, इस एरिया में प्लैंकटन बहुत पाए जाते हैं। और प्लैंकटन जो है ये मछलियों को और ज्यादा आकर्षित करते हैं, क्योंकि उनके लिए एक तरीके से भोजन का काम करते हैं। तो एक तरीके से मत्स्य उद्योग के लिए ये जो करंट्स हैं और इस प्लैंकटन में और भी बहुत सारी चीजें ये मतलब मछलियों के लिए लाती रहती हैं, धाराओं के माध्यम से आती रहती हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा एक चीज ये भी होती है कि मान लीजिए इधर की मछली है, तो
इधर अगर धारा चल रही है तो वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगी, या इधर की मछलियां हैं तो वो धाराओं के साथ साथ यहाँ चली जाएंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि धाराएं जो होती हैं, स्ट्रीम जो होती है, सबसे बड़े इंटेंसिटी की होती है, वो बहुत तेज चलती है, जैसे नदी जैसे चलती है। तो अगर मछलियां उसमें फंस गई तो फिर वो भी कुछ कर नहीं पाती, वो भी जहां जहां धारा जाएगी, जहां जहां स्ट्रीम जाएगी, स्ट्रीम तो खैर विशाल धारा को हम बोलते हैं, वो भी साथ में चली जाएगी। तो एक तो फिशिंग इंडस्ट्री अच्छी हो रही है इससे, प्लैंकटन प्लैंकटन इत्यादि यहाँ पे आ रहा है धाराओं के माध्यम से, और दूसरा एक स्थान की जो फिशेज है वो दूसरे स्थान पर भी जा रही हैं। तो खुद तो जा नहीं पाएंगी, इतना तो उनमें क्षमता नहीं है कि यहाँ से यहाँ चली जाएंगी जो है, लेकिन वो धाराओं के माध्यम से वो चली जाती हैं, जो खाने वाली मछलियाँ जिनका लोग यूज करते हैं फूड के लिए। तो ये हो गया आपका। तो ये अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो दो चीजें तो अच्छी हो रही हैं, एक तो बंदरगाह खुले रहते हैं, और दूसरा हम लोगों ने फिशिंग इंडस्ट्री की बात की, फिशिंग इंडस्ट्री इससे अच्छी हो रही है। अब इसका एक बहुत ही खराब इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिलता है व्यापार की दृष्टि से। दो चीजें तो अच्छी होती हैं, एक चीज खराब होती है। खराब चीज इसमें क्या होती है, जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक के बारे में सुना होगा, कभी हम टाइटैनिक की कहानी आपको बताएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस उस पर देखे हुए हैं, और उसमें क्या था कि यहाँ से आपका ब्रिटेन से जब जहाज निकली टाइटैनिक, तो ये इसी रीजन में बहुत ही ज्यादा कोहरा पड़ता है। और कोहरा क्यों पड़ता है, ये आपका इधर से गल्फ स्ट्रीम आती है और इधर से लेब्राडोर, और इन दोनों का जो मिलन स्थान है वो है न्यू फाउंडलैंड। और न्यू फाउंडलैंड के पास यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड है, छोटा सा एक आइलैंड टाइप में, आइलैंड ही है ये, आप अपने एटलस में देख लीजिएगा या गूगल पे सर्च कर सकते हैं तो आपको न्यू फाउंडलैंड देखने को मिलेगा। तो न्यू फाउंडलैंड जो है यहीं पे बहुत ज्यादा कोहरा पड़ता है, और इस वजह से जो शिप्स होती हैं, जो जहाजें होती हैं बड़ी बड़ी, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। और ऐसा कहा जाता है संभवतः कि जो टकराहट हुई थी हिमखंड से टाइटैनिक की, वो किसी न किसी इसी घटना के कारण हुई थी कि कोहरा के कारण उन लोगों को दिखा नहीं। मूवी भी इस पे बनी हुई है, और वो उनकी जो जहाज थी वो टकरा गई जो है बर्फ के टुकड़े से। तो ये हो गया। और इससे एक दिक्कत ये भी आ रही है, अगर आप यहाँ पे देखें, हम लोग कभी बात करेंगे नॉर्थ अटलांटिक जो हमारा रूट है, जो सी रूट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन जियोग्राफी का, जो ढेर सारे हमारे जल मार्ग हैं, जैसे एक आपका सुएज कैनाल वाला मार्ग है, एक आपका पनामा कैनाल का मार्ग है, एक नॉर्थ अटलांटिक रूट है। विश्व का सबसे इंपॉर्टेंट रूट कभी कभी पूछा जाता है तो वो आपका नॉर्थ अटलांटिक रूट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरोप को सीधे सीधे यूएसए से जोड़ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम की आती है कि नाव चाहे तो सीधे सीधे यहाँ पे आ सकती है, लेकिन यहाँ चूंकि कोहरे की समस्या है, इसीलिए नाव को क्या करना पड़ता है, इस तरीके से घूम के आना पड़ता है। तो समय ज्यादा खर्च होता है और ज्यादा उनका ईंधन भी खर्च होता है। और सेम यही स्थिति, ये तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ लिखा हुआ है ओयाशिवो। ओयाशिवो जो है एक ये ठंडी धारा है, और ये जो आपका क्यूरोशिवो एक गर्म धारा है पैसिफिक। ये दोनों अटलांटिक की अभी हम बात कर रहे थे। सेम यही स्थिति आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है, और जो कोहरे वाली स्थिति यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास हो रही है, वही ऑलमोस्ट ये आपका यहाँ पे जापान है, और ये दोनों यहाँ पे मिल रही हैं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि जैसे गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन में है, उसी तरीके से कौन सी करंट आपका पैसिफिक में है, तो आप जवाब देंगे कि क्यूरोशिवो वैसी ही है। जैसे वहां पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की आपस में एक मतलब हम लोग को साथ ही में याद हो जाता है, क्योंकि दोनों आपस में मिलती हैं। तो वही सेम स्थिति केस यहाँ पर भी बन रहा है। यहाँ क्यूरोशिवो ओयाशिवो मिल रही है, यहाँ आपका गल्फ स्ट्रीम लेब्राडोर मिल रही है, और कोहरा वाली स्थिति हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छा इम्पैक्ट और बुरा इम्पैक्ट, ये दोनों चीजें हम लोगों ने देख ली। इसके अलावा ये चीजें तो नॉर्मली आपको किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ अलग अगर हम बात करें तो सैलिनिटी, लवणता जो होता है, उसमें भी जो हमारी ये ओशनिक करंट्स होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ की लवणता इतनी है, यहाँ का वाटर जितना सैलाइन है, उसको स्थानांतरित करने का भी काम करती हैं। और मान लीजिए इधर का जल गर्म हो गया है, तो जब ये धाराएं इधर जाएंगी तो उस गर्म जल को आगे की ओर ले जाएंगी। तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल हीट बैलेंस।
एक प्रकार का ये हीट बैलेंस करते हैं। अगर यहाँ मान लीजिए धाराएं चले ही ना तो ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब धाराओं का प्रवाह होता रहता है तो गर्मी ऊपर जाएगी और उधर से ठंडी धारा आ रही है तो वो अपना ठंडक लेके आएगी। तो एक प्रकार का बैलेंस ये बना रहता है। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई इसकी इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट इसका कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं बुरा भी है। ठीक है, तो हम लोगों ने बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है इम्पैक्ट के बारे में। कभी इस पे बहुत लंबा क्वेश्चन तो कभी नहीं आएगा, बट शॉर्ट में अगर कभी मान लीजिए लिखने को आता है, आपसे कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि धाराएं जो हैं ये इम्पैक्ट अपना डालती हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ लिस्टिंग देख लेते हैं जो मैंने किया हुआ है। स्क्रीन पे वो सभी चीज़ें आएंगी, मैं बोल भी दूंगा, और इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, कि स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेंगे तो उसको आप नोट कर लेंगे अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिफिक ओशन के करंट्स की। हम लोग करंट्स के बारे में दोस्तों डिटेल में ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे कौन सी करंट आ रही है, कैसे उसकी क्या रास्ता उसका है। लेकिन अभी हम लोगों को क्विक जियोग्राफी में ये एक रिवीजन टाइप का है, इसमें हम लोगों को करंट्स के नाम याद करने हैं और वार्म और कोल्ड को समझना है। तो पैसिफिक ओशन की वार्म करंट्स जो हैं उनमें नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट। इसके बाद आपका एल नीनो, क्यूरोशिवो, काउंटर क्यूरोशिवो, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट और अलास्का की धारा, अलास्कन करंट। ये जितने भी हैं ये आपकी वार्म वाटर करंट है। इसके बाद कोल्ड में आपका पेरू हम्बोल्ट करंट, उसी को पेरू या हम्बोल्ट करंट दोनों एक ही चीजें हैं। लानीना, ओयाशिवो, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट और कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया करंट, ये आपकी कोल्ड में आ जाती हैं। अब इसमें जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल और काउंटर इक्वेटोरियल ये कॉमन है, सभी में ही मिलेंगी आपको। ये हो गया पैसिफिक ओशन में इतनी करंट्स अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो सफिशिएंट है। अब इसके बाद आपका बात आती है इंडियन ओशन की। तो इंडियन ओशन में आपका सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट, फिर साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, काउंटर करंट, फिर वही काउंटर करंट हो गया, फिर आपका एक हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, मोजाम्बिक करंट, अगुलहास करंट। ये सब की सब हो जाएगी वार्म वाले में। ठंडे में, कोल्ड में वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हो जाएगा आपका, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट या ऑस्ट्रेलिया की ठंडी धारा इसको कहते हैं। जो आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है वही ये मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि ये आपका यहाँ पे ये घूम जाता है इस तरीके से। तो ये आपका एक वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ये करंट होती है आपकी। ये हो गया। अब बात आती है हम लोगों का अगला जो है वो है अटलांटिक ओशन में। तो इसमें आपका कोल्ड में हो जाएगा लेब्राडोर करंट, कनारी करंट, बेंगुला करंट, फॉकलैंड करंट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, या इसको हम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं, अटलांटिक ड्रिफ्ट भी कहते हैं ये। और एक नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी है जो कि आपका वो गर्म है। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। जो आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो नहीं, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ठंडे में आपका अटलांटिक ओशन में लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला, फॉकलैंड और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, इतना आपका सफिशिएंट है। इसके बाद वार्म में आपका हो जाएगा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ये तो कॉमन ही है। गल्फ स्ट्रीम जान ही रहे हैं आप, और गल्फ स्ट्रीम के अंतर्गत बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे नॉर्वेजियन करंट, इर्मिंगर, रेनल, एंटिलीज, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा करंट, फिर आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट भी उसी का एक पार्ट है, ग्रीनलैंड करंट। ये जितनी भी हैं ये सब गल्फ स्ट्रीम का जो सिस्टम है उसी के अंतर्गत ही शामिल है। तो अगर हम गल्फ स्ट्रीम नाम ले रहे हैं तो उसमें ये सभी की सभी करंट्स आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी की सभी करंट्स इसी से बनी हुई हैं। और ब्राजील करंट, तो ये आपकी टोटल करंट्स हो गई। हम लोगों ने अटलांटिक ओशन के करंट्स पर भी बात कर ली, इंडियन ओशन के करंट्स पर भी हम लोगों ने बात कर ली, और पैसिफिक ओशन के करंट्स पर भी बात कर ली। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये चीज़ अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी छोटी छोटी करंट्स कुछ और भी हैं,
लेकिन इतना हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। और जो छोटी छोटी करंट्स हैं उसको जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ओशनोग्राफी में तो वहां पे देख लेंगे। तो क्विक ज्योग्राफी में फिलहाल आज इतना ही। आगे हम ऐसे ही किसी छोटे से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे फिर बात करेंगे। फिलहाल इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।